हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ लेकर आए हैं। 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें आपको प्राचीन इतिहास संबंधी बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा प्रश्न और उत्तर सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जो आपने शायद कभी सीखा ही नहीं होगा, या सीखा होगा तो भूल चुके होंगे। ठीक है, रिवीजन पर्पस से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। सैंधोवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? अच्छा प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है। सैंधोवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो प्यारे बच्चों, शहद का प्रयोग करते थे। सैंधोवासी या सिंधु के निवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य शब्द प्यारे बच्चों गाय के लिए प्रयोग किया गया। अघन्य शब्द ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बताएं। सिकंदर महान ने प्यारे बच्चों भारत पर 326 ईसा पूर्व के आसपास में आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सिकंदर का जो प्रमुख युद्ध था वो किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। याद रखिएगा, पोरस के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगला है, नंद वंश के संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक दोस्तों महापद्म नंद था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला विदेशी आक्रमण प्राचीन समय में भारत में ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? बताएंगे इसको। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? धनानंद था दोस्तों। धनानंद मगध का शासक था और वह सिकंदर का समकालीन था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद ही था दोस्तों। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? देवानाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय अशोक को कहा गया है। सम्राट अशोक को देवताओं का प्रिय कहा गया है। देवान प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे। कलिंग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुषाण कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा में राजाज्ञा लिखी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था?
परिवार था दोस्तों। हड़प्पा वासियों के सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। सब परिवार में एक साथ मिल करके रहते थे। ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी उस समय भी। मकान पक्के हुआ करते थे, सड़क नाली सब पूरी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, अर्थात माता घर की मुखिया होती थी। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? टेराकोटा। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी टेराकोटा कहते थे। अगला प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं दोस्तों सिंधु घाटी या सिंधुकालीन स्थल चनहुदड़ों में। सिंधुकालीन चनहुदड़ों में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? अर्थात हड़प्पा वासी किस खेल को खेलते थे अधिकतर? शतरंज खेलते थे दोस्तों। हड़प्पा वासी शतरंज खेलते थे। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? इम्पोर्टेंट है, फाख्ता को। हड़प्पा वासी फाख्ता को अपना पवित्र पक्षी मानते थे। अगला है, स्वास्तिक निशान है ना, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक किसकी देन है? एक पवित्र निशान है स्वास्तिक। स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? कौन से स्थान से मिली थी? हड़प्पा से ही दोस्तों। हड़प्पा से ही कपास के उपज की जानकारी मिलती है। कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिनडॉन कहते थे, याद रखिएगा। कपास को यूनानी लोग सिनडॉन कहते थे। अगला प्रश्न है, खेत की जुताई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? खेत की जुताई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता था? हल का प्रयोग किया जाता था। जैसे आजकल भी हल का प्रयोग होता है ना, उस समय अपना कुछ उतना डेवलप्ड नहीं रहा होगा, फिर भी वो लकड़ी से कुछ इस तरह से बना रहा होगा। अगला प्रश्न है, सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? हमने जाना शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात हड़प्पा के समय में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मान लिया हमारे पास कोई वस्तु ज़्यादा है तो हमने उसको दूसरे वाले को दे दिया और उसके पास जो अतिरिक्त थे उसको हमने ले लिया। तो आदान प्रदान, वस्तुओं के आदान प्रदान करके ही व्यापार चलता था। गाय का भी प्रयोग करने का, गाय के द्वारा भी, अर्थात गाय के लेन देन का भी उसमें वर्णन मिलता है। इससे आजकल हम लोग मुद्रा यूज़ करते हैं, उसी जगह पे लोग गाय यूज़ करते थे। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? ग्रिड पद्धति को अपनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? इम्पोर्टेंट है, निकास प्रणाली, अर्थात वहाँ पे निकास की पूरी व्यवस्था थी। जैसे शहरों में होता है ना, पूरा डेवलप करेंगे तो एक रास्ता बनेगा, उस रास्ते सबको निकलना है। लेकिन बस इतना ही अंतर था कि आजकल जो सड़कों की तरफ लोगों का दरवाज़ा होता है, उस समय सड़क के पीछे की तरफ दरवाज़ा होता था, अर्थात सड़क की तरफ दरवाज़ा नहीं करते। उसका रीज़न भी हो सकता है कि उधर धूल मिट्टी उड़ते थे। आज की सड़कें पक्की हैं, धूल मिट्टी बहुत कम उड़ती है और आवागमन की पूरी सुविधा है। इस तरह से ना, पहले ऐसा नहीं रहा होगा, तो जिस कारण से रोड के साइड में दरवाजे नहीं होते थे, पीछे दरवाजे होते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी प्यारे बच्चों सैंधवकालीन मुहरों से मिलती है। सैंधवकालीन मुहरों से हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकार सकते हैं? चित्राक्षर समझते हैं, अर्थात चित्र के द्वारा ही लोगों को एक्सप्रेस कराना। जैसे मान लिया एक हिरन का चित्र बना दिया और एक शिकारी का चित्र बना दिया, तो ये सामने देखकर लगेगा कि उस समय जो है हिरन का शिकार होता था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चित्रात्मक शैली अर्थात चित्रात्मक भाषा कह सकते हैं। तो चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से जानते हैं? बैड्रोफ्रेड्रम लिपिट, याद रखिएगा। बैड्रोफ्रेड्रम लिपिट के नाम से या लिपि के नाम से भी जानते हैं चित्रात्मक लिपि शैली को। अगला प्रश्न है, आज़ादी अर्थात सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक
कहाँ हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज हुई है? ऑफ कोर्स पंजाब, गुजरात में हुई है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था प्यारे बच्चों, वो था धौलावीरा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधो पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं रंगपुर और लोथल से। चावल के उत्पाद संबंधी साक्ष्य रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंसेंट हिस्ट्री। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ क्लास के डिफरेंट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।